नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चों, ज्योमेट्री हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट में आपको अवेलेबल करा चुका हूं, जिसके अंदर ट्राइंगल से कुछ बेसिक चीज़ आपको बताई गई थी, जिनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंट्रल लेवल के अंदर खासकर पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट लेवल के अंदर एडवांस मैथ आना स्टार्ट हो गया है। तो एडवांस मैथ को अगर आप स्किप करके जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत होने वाले एग्जाम में, जो कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको सिलेक्शन से पहले। तो एडवांस मैथ को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपको ये सोचना है कि एडवांस मैथ के कम क्वेश्चन आते हैं, अभी कम आ रहे हैं, 1-2 साल के अंदर इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। सेंट्रल लेवल पर काफ़ी कुछ पोर्शन एडवांस मैथ कवर करता है। तो ज्योमेट्री मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ज्योमेट्री सबसे बड़ा पोर्शन है एडवांस मैथ का। ज़्यादा डर ज्योमेट्री में लगता है बच्चों को, और उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम लोग बिना पढ़े चले जाते हैं और एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि अभी 2 पार्ट्स के अंदर मैंने बताया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, बस हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आज के इस पार्ट में भी हम लोग ट्राइंगल कंटिन्यू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे, यूट्यूब चैनल पर जाकर सीएल कैरियर एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर जाकर के बाकी दोनों पार्ट्स आप लोग विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आज के पार्ट में आपको दिक्कतें ना हो। चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे थे। ट्राइंगल के बारे में मैंने एक बात आपको स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि सेंट्रोइड केंद्रक क्या होता है। केंद्रक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था सेंट्रोइड तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यही बताया गया था आप लोगों को कि ट्राइंगल के अंदर जो केंद्रक होता है वो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिकाएं क्या होती हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सामने वाली शीट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, या आपका मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। इसी तरीके से हम लोग बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कि इसका नाम एडी है, ये बी है, और हम लोग सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सी एफ कहलाएगा। ठीक है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जनरली हम उसे ओ से या फिर जी से डिनोट करते हैं। डिनोट हम लोग किसी से भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। इसके बारे में और क्या बताया गया था? और आपको मैंने बताया था कि ये 6 ट्राइंगल्स बनते हैं। ये सब बातें मैं लास्ट लेक्चर के अंदर रिवाइज करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट इस चीज़ का रिवीजन करेंगे। ये कितने ट्राइंगल बनते हैं? 6 ट्राइंगल बनते हैं। क्या खूबी होती है इन 6 ट्राइंगल की? सर आपने बताया था 6 के 6 ट्राइंगल्स एरिया में क्या होंगे? सेम होंगे। इन सभी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो रेशो आएगा सबका 1:1:1 रेशो 1:1:1, यानी कि सभी का एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो जिसके अंदर जितने ट्राइंगल आ रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडीसी का एरिया का रेशो पूरे एबीसी से निकालो, तो सर एडीसी में कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? गिने फटाफट से एक बार। एडीसी में 1 2 3 ट्राइंगल आ रहे हैं, जबकि पूरे की पूरे एबीसी में 6 ट्राइंगल्स आएंगे। तो रेशो हो जाएगा 3:6, यानी कि 1:2। ये सब डिस्कस हमारा हो चुका है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सेंट्रोइड जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। और 2 वाला हिस्सा कौन सा होगा? वर्टेक्स वाला, शीट्स वाला। यानी कि यहाँ पर मैंने अगर सेंट्रोइड को जी माना है तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल भाई, AG/GD बराबर कितना आएगा आपका? 2:1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ से अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये BG कहलाएगा। ये कह सकते हैं हम लोग BG/GE। ये कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, जहाँ पर जी क्या है? आपका सेंट्रोइड है। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है CG/GF। ये भी आपका कितना रेशो आएगा? 2:1 आएगा। तो सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक किसी भी माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटेगा। इस बात में कंफ्यूज मत होना कि 2 वाला हिस्सा कौन सा है। 2 वाला हिस्सा हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, शीट से स्टार्ट होगा, 2:1 में डिवाइड होगा। और क्या बातें की गई थी हम लोगों से? आपको मैंने यही बताया था कि मीडियन की लेंथ कैसे निकालनी होती है। बताया था आप लोगों को कि सपोज कीजिए मुझे एडी का मान निकालना है, एडी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम लोग? बताया गया था कि एडी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो याद करिए आप लोग सभी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जब तक पार्ट नहीं देखोगे बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कभी भी केवल आप लोग फर्स्ट या सेकंड लेक्चर अटेंड ना करके सीधे थर्ड लेक्चर अटेंड करने आ रहे हैं तो दिक्कतें फिर आपको होंगी, दिक्कतें मुझे नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर आपको एडी की वैल्यू निकालनी है तो एडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस सामने वाली साइड का हाफ लेना है, बीडी ले सकते हैं, सीडी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कुछ भी लेना चाहें, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। उसी तरीके से मैं बी की लेंथ भी निकाल सकता हूँ और सीएफ की लेंथ भी निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसमें। एक ट्राइंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दे रहा है कि ए बी बराबर भाई आपका 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की तीनों साइड से हमें गिवन है।
6 8 10 वैसे तो एक ट्रिपलेट होता है, जब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा ये सब बातें वापस से निकल के आएंगी। अभी फिलहाल आप लोग ट्रायंगल की तीनों डायमेंशन जो दी हुई है उन पर फोकस करें, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा गया है फाइंड आउट, ये आपको पता करना है, द स्मॉलेस्ट मीडियन, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मीडियन। आपको सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। क्या क्वेश्चन है? सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। अब पहली इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सर ये तो आपने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि मुझे AD का मान निकालना है, B का मान निकालना है, CF का मान निकालना है। ऐसा कुछ तो मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं फॉर्मूले जब अप्लाई करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे ये बात हमें कैसे पता लगेगी? तो देखिए क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई पता करें। ठीक है, तो आपको पहले ये पता करना होगा कि सबसे छोटी माध्यिका बनेगी कौन सी, AD बनेगी, B बनेगी या CF बनेगी, ये आपको पता करना होगा। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोग साइड्स लिख देते हैं, साइड जो दी हुई है। क्या क्या साइड है भाई? साइड्स की लेंथ है, AB का मान आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है AC का मान 8 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, AC का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोल रहे हैं भाई? BC का मान 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना पेन चलाए, पर जब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताऊंगा ना तब ये चीज़ें समकोण त्रिभुज के अंदर वापस से आएंगी, तब हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। अभी कोई भी आपको नॉर्मल साइड्स दी जाए उसके लिए मेथड बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब मुझसे बोला है स्मॉलेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका हमेशा सबसे बड़ी भुजा के सामने होगी। मतलब कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी माध्यिका जो इसके सामने वाली होगी, यानी ए से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी AD के नाम से। तो AD इस ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट मीडियन है। स्मॉलेस्ट क्यों? क्योंकि भुजा जितनी बड़ी होती जाएगी ऊपर से साइड छोटा होता जाएगा। इस केस में क्या होगा? मीडियन की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं B और C पॉइंट्स को पहले बता चुका हूँ, पास लेके आता जाऊंगा, ट्राइंगल ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मीडियन हो चाहे हाइट हो, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बात अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि सबसे छोटी माध्यिका हमेशा सबसे बड़ी भुजा के सामने होती है, या मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी माध्यिका हमेशा सबसे छोटी भुजा के सामने होती है। तो मेरा क्वेश्चन सर इतना सा था, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मीडियन। तो स्मॉलेस्ट मीडियन सबसे बड़ी भुजा के सामने आएगा। सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसके सामने कौन सी मीडियन है? AD है। अब मुझे पता लग गया AD का मान निकालना है। अब कर पाएंगे क्या? आप ही के सामने मैं सॉल्व करूंगा, बताऊंगा आंसर कैसे निकालना है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट मीडियन, सबसे बड़ी माध्यिका की लंबाई बताओ, तो सबसे बड़ी माध्यिका फिर किसके सामने आती है? सर सबसे बड़ी माध्यिका सबसे छोटी भुजा के सामने आती है, जो कि 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर मैं C से एक लाइन ड्रॉ करता, C के नाम से या CF के नाम से, फिर हमें उसकी लेंथ निकालनी पड़ती। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा डायरेक्टली AD B C ना दे करके आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट मीडियन या ग्रेटेस्ट मीडियन किसके सामने बनेगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग सभी एक बार। अब मुझे AD का मान निकालना, तो देखो AD का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। AD की लेंथ निकालनी है तो AD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A से स्टार्ट हो रहा है। क्या फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को? मैं रिपीट कर देता हूँ, AB का स्क्वायर, ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है, तो लास्ट लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर या फिर CD, सामने वाली भुजा का हाफ लेना है। तो चलिए सर मैं BD ले लेता हूँ, यहाँ पर BD का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, अब क्या बचा हुआ है? अब केवल वैल्यू पुट करना बचा हुआ है, करते वैल्यू पुट। AB का मान कितना है? 6 का स्क्वायर लिख देते हैं 36, प्लस AC का मान कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। ठीक बात है भाई, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर मुझे अभी तक पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पता लगने वाला है, प्लस BD का स्क्वायर। BD कितना है भाई? BD तो पता ही नहीं सर, हमें BC पता है 10 सेंटीमीटर, भाई हमको ये पता है ना मीडियन है। माध्यिका का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो BC को जब मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो भाई ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो BD कितना आ गया? 5 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब आगे सुनिए कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सोल्व करते हैं। 36 प्लस 64 कितना आ गया? ये आ गया 100, यहाँ आ गया 100 बराबर ट्वाइस ऑफ, अच्छा 2 को भी बटे में लिया है, 2 को बटे में लिया है भाई। ये बचा हुआ है सर AD का स्क्वायर प्लस 25 बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा 2 से 100 कितनी बार? 50 बार। ये सब बातें नजर आती हैं। 25 को मैं इधर लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगा। 25 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखो AD का स्क्वायर कितना आएगा फिर? AD का स्क्वायर आएगा 25
मुझे तो एडी निकालना है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो सर एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी आप लोग आंसर निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सभी सुनिएगा फटाफट से। एडी की लंबाई निकालनी थी, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, ये इमेज माइंड में बन जानी चाहिए जिससे कि फॉर्मूला रटना ना पड़े। एडी निकालना है ना, तो एडी ए से स्टार्ट हो रहा है, सर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस सामने वाली साइड का हाफ बीडी या फिर सीडी काम में ले सकते हैं। मैंने फिलहाल बीडी काम में लिया तो बीडी का स्क्वायर काम में आ गया। वैल्यू पुट की, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। यही क्वेश्चन अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पढ़ा चुका होता, चलिए मैं बता ही देता हूं आप लोगों को कि ये जो डायमेंशन है ये राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशन है, समकोण त्रिभुज। कैसे पता लगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100 होते हैं, जो कि 10 का स्क्वायर है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें अप्लाई हो रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी माध्यिका जो होती है वो हमेशा कर्ण का आधा होती है। जब मुझे पता ही है सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो मुझसे ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई बताओ, तो हमेशा कर्ण का हाफ आएगी, हाइपोटेनस का आधा होती है। तो कर्ण कितना है इसमें, 10 है, 10 का आधा कितना होता है, 5, तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए। इतनी सब कुछ रामायण करने के बाद भी आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। पर फिर भी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको जो साइड्स दी जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड हो, वो नॉर्मली कोई भी आपको साइड दे सकता है। तो मेथड एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कर पाओगे क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मीडियन की लेंथ निकालना आपको बता दिया। और सुनिएगा, सेंट्रोइड चल रहा है अभी, केंद्रक चल रहा है। ये जितनी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रोइड के अंदर नोट कीजिएगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी और क्या होती है अभी सेंट्रोइड की, कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये बराबर होता है भाई आपका, ये बराबर होगा, नोट दिखाई दे रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है चलिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा 4/3 ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस, ए डी क्या है, मीडियन है, अभी ड्रॉ की थी ना हम लोगों ने, बी का स्क्वायर, बी भी माध्यिका है, और ये आएगा सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन याद कीजिएगा आप लोग कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, इसे थ्योरी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4/3 गुना होता है, 4/3 टाइम्स होता है। ये क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में भी आ चुका है। रेशो की फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा, इसी को अगर मैं आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग, और माध्यिकाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर का अनुपात 4/3 होता है। एक ही बात है ना भाई, यही स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है ऊपर भी, बस इस वाले स्टेटमेंट को नीचे बटे में लेके आ गए, तो सामने कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो आपको थ्योरेटिकली याद क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा थ्योरी की फॉर्म में पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के बीच जो अनुपात होता है वो रेशो आएगा आपका 4/3। 4 वाला पोर्शन कौन सा है, 4 वाला पोर्शन है भुजाओं वाला, ध्यान रखिएगा, भुजाएं बड़ी होती हैं और मीडियन उसके अंदर आ रही है, यानी कि छोटी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 3 जो है वो किसके साथ में जाएगा, मीडियंस के साथ जाएगा, माध्यिकाओं के साथ जाएगा। तो रेशो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसको पता होगा फटाफट से टिक करके आगे बढ़ जाएगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। 4/3 होता है, किस किस का रेशो आता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग और माध्यिकाओं के वर्गों के योग का अनुपात 4/3 आएगा। आगे बढ़े, ये सारे स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, अगर आपको पता नहीं है, पता है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, इसका मतलब आप लोग पढ़ते हैं एडवांस मैथ को भी सीरियसली, अगर ये बातें आपको पता है। ठीक है, आगे चलिए, मीडियंस के बारे में सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र के बारे में, ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होंगे, 6 के 6 पार्ट्स इक्वल होंगे, सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करेगा, रेशो 4/3 होता है, माध्यिकाओं की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बात और सुनिएगा, यदि त्रिभुज की आपको 3 माध्यिका पता है, यानी कि आपको एडी पता है, एडी का मान सपोज कीजिए, एडी का जो मान है उसकी वैल्यू में कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने मान लीजिए ए मान लिया, ठीक है, एडी की वैल्यू मैंने मान ली स्मॉल ए, दूसरी जो मीडियन है बी, उसकी वैल्यू मैंने मान ली स्मॉल बी, तीसरी जो मीडियन है सी एफ, उसकी वैल्यू मैंने मान ली स्मॉल सी।
यानी मुझे ए बी सी 3 भुजाएं पता है। भुजाएं कौन कौन सी है? माध्यिका है। मीडियंस की अगर मुझे लेंथ पता है तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? देखिए ये आएगा बच्चों 4/3 रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, एबीसी ट्राइंगल की साइड नहीं है, एबीसी जो है वो मीडियंस है। कभी कभी बोल देता है कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं जिनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अगर इनसे मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो उसका एरिया कितना आएगा, उस केस में फॉर्मूला काम में आता है। प्रैक्टिस सेट में सब कुछ कराया जाएगा, और उससे पहले आपको ये चीजें पता रहेंगी तो कम से कम आपको समझने में आसानी होगी, मुझे इतना फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो उस केस में ये फॉर्मूला काम में लाना है। कौन सा फॉर्मूला है? 4/3 रूट, अंदर वाली रामायण तो सभी आप जानते हैं कि हीरोज का फॉर्मूला है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ए बी सी क्या हो जाएंगे? आपकी मीडियंस हो जाएंगे। याद रख लेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट सुना आप लोग सभी। ये मीडियंस के बारे में बेसिक बेसिक से बातें होंगी, जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो और बहुत सारी बातें हम लोग मीडियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्राइंगल का केंद्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंट्रोइड जिसे मैं आपको बोला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन सेंटर। ये एज ए हेडिंग आप लोग सभी डाल सकते हैं। अगला पॉइंट सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जो लोग नोट कर रहे हैं। अंतः केंद्र जिसे आप लोग कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तब मीडियंस के बारे में और भी कुछ चीजें जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभी केवल थ्योरी के बेसिस पर इतना इनफ है फिलहाल आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अच्छा, जैसे कि केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ये बताया था आप लोगों को। तो सर इन सेंटर कैसे बनता है, अंतः केंद्र कैसे बनता है, समझिएगा सभी एक बार। ये एक ट्राइंगल मैंने लिया हुआ है, अगेन नेम मैंने दे दिया एबीसी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण अर्धक खींच रहा हूं, यानी एंगल ए को जो लाइन 2 बराबर हिस्सों में बांटे, ऐसी एक लाइन मैंने ड्रॉ की। मैंने वापस इसका नाम एडी दे दिया, आप कोई भी अपने मन से नाम दे सकते हैं। एडी जो है माध्यिका नहीं है, माध्यिका होती तो सामने वाली दो भुजाओं को 2 बराबर हिस्सों में बांटती। फिलहाल एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक। कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन कोण अर्धक कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। तो एडी किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए का। सर इस तरीके से तो 3 एंगल है, तो 3 एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। बिल्कुल बनाइए भाई, 3 एंगल बाइसेक्टर। एक ये आ गया आपका, ये भी एंगल बाइसेक्टर मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको नाम मैंने बी दे दिया। सर इसी तरीके से मैं सी से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप भाई, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर सी एफ आ गया, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीनों के तीनों कोण अर्धक किसी न किसी एक पॉइंट पे तो आपस में काटेंगे। बस वही पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। बस इसी बात को समझना है कि यही जो पॉइंट है आपका बच्चों, यही कहलाएगा आपका अंतः केंद्र, इन सेंटर, जिसे हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं। आया समझ? डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, क्या होता है इन सेंटर, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी आएंगे आपके एग्जाम में। इन सेंटर सर त्रिभुज की तीनों कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सेंटर, अंतः केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हम लोगों ने सेंट्रोइड के अंदर काफी सारी बातें पढ़ी हैं, उसी तरीके से इसकी भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, उस पर फोकस करते हैं। आगे आइएगा, चलिए देखिए इन सेंटर वाले केस में इसको मैंने आई मान लिया ना, ये आई आपको दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले एंगल की, ये आई लिखा हुआ है, आई लिख देता हूं। इस वाले एंगल की अगर मैं आपसे बात करूं, ये एंगल कहलाएगा एंगल बी आई सी। एंगल बी आई सी आपको नजर आ रहा है कि मैं एंगल बी आई सी, ये ट्राइंगल दिख गया। इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल बी आई सी है। तो एंगल बी आई सी जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। इसको याद कर लीजिएगा, इसका प्रूफ भी है पर प्रूफ पे हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली हमें चीजें अप्लाई करनी है। एंगल बी आई सी कितना होगा भाई? भाई बी आई सी में सर बी और सी तो आपने वैसे ही काम में ले लिया, तो ए ही तो बचा था, तो 90 के अंदर ए का हाफ मैं ऐड कर दूंगा, ये आपका कहलाएगा एंगल बी आई सी, 90 प्लस ए बाई 2। सर इसी तरीके से मैं एंगल ये वाला भी काम में ले सकता हूँ, ये बताओ क्या है? ये कहलाएगा ए आई सी, ये वाला एंगल कहलाएगा ना। ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है सभी को? ध्यान से देखेंगे सारी डायमेंशन समझ में आएगी। एंगल ए आई सी, तो एंगल ए आई सी कितना आएगा फिर जल्दी बताओ सिमेट्री से?
90 में क्या ऐड हो जाएगा सर, ए और सी तो आपने काम में ले लिया, बी बचा हुआ है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी क्या कहलाएगा आपका, ए आई सी कहलाएगा। एक और बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है बताओ, ये वाला एंगल बचा हुआ है, क्या नाम है इसका बताइए, इसका नाम है एंगल ए आई बी। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है एंगल ए आई बी। कितना होता है ए आई बी बताइए, एंगल ए आई बी हो जाएगा सर 90 प्लस, अब जैसा कि आपने ए और बी काम में ले लिया तो सी बचा हुआ है 90 प्लस एंगल सी ए बाय 2, ये कहलाएगा आपका एंगल ए आई बी। कहीं भी कोई दिक्कत, तीनों बातें समझ में आई। बी आई सी का मतलब बी आई सी, बी और सी काम में आ गया तो ए बच गया, तो 90 प्लस ए बाई 2। ए आई बी का मतलब ए आई बी, ए और बी काम में आ रहा है तो सी बच गया 90 प्लस सी बाई 2। ए आई सी का मतलब ए और सी काम में आ गया तो सर बी बच गया 90 प्लस बी बाई 2। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस करेंगे तब पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी। एक बार ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली इन सेंटर के अंदर, और देखिए इन सेंटर के अंदर क्या होता है, अंत केंद्र के अंदर और क्या होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी इन सेंटर की, एबीसी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर भी समझाया था, कोणार्धक है एडी, तो ऐसे केसेस में एक रेशो वाला परफॉर्म आपको याद होना चाहिए। कैसे, अगर मैं ए से ड्रॉ कर रहा हूं तो ए बी रेशो ए सी, दोनों साइड मैंने काम में ले ली। भाई ड्रॉ मैंने किससे किया है, ए सी से किया है ना, ए से मैंने लाइन खींची है, तो ए से अगर मैंने लाइन खींची है तो ए से कौन कौन सी भुजाएं बनती हैं, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा बराबर में, ए बी के पास बी डी है तो बी डी लिख देना, और ए सी के पास सी डी है, सामने सी डी लिख देना, बी डी रेशो सी डी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, यही हमारे बेस होते हैं। अगर यही चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या बताया अभी मैंने कि ए डी अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है, तो इस केस में रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा रेशो वाला फॉर्मूला, कि ए बी का ए सी से जो रेशो होगा वही रेशो बी डी का सी डी से भी हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोट करना चाहे नोट करते रहें, साथ के साथ एग्जाम से पहले यही नोट्स काम आएंगे आप लोगों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुनो भाई, और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर आई जो है वो क्या है आपका, इन सेंटर है, अंत्य केंद्र। अब ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे बना था, एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। अच्छा, अंत्य केंद्र यानी कि इन सेंटर को अगर मैं सेंटर मानकर, केंद्र मानकर कुछ सर्किल बनाऊं, अगर मैं इसको केंद्र मानकर कोई सर्किल बना रहा हूं तो वो जो सर्किल होगा ना वो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। इसको केंद्र मानकर अगर मैं कोई सर्किल बनाऊंगा तो वो सर्किल किसी भी त्रिभुज की, त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उसकी तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। और इस सर्किल का हम लोग नाम दे देते हैं, ये जो सर्किल आपको दिया हुआ है इसका नाम होता है भाई अंतःवृत्त, यानी कि इन सर्किल अंदर बना हुआ है तो नाम से पता लग जाएगा आपको, इन सर्किल है, अंतःवृत्त है, जिसका सेंटर क्या है यहाँ पर, आई है। अब कोई भी सर्किल जो होता है उसके अंदर रेडियस भी होती है, स्मॉल आर जिसे बोलते हैं आप लोग सभी, ठीक है। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग सभी, ये सेंटर है, इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आर, स्मॉल आर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, ये भी स्मॉल आर है, और यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं 90 डिग्री की, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को आप लोग मिला दीजिए, वो त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो रेडियस तो सारी की सारी सेम है, चाहे हम लोग आई डी की बात करें, चाहे हम लोग आई ई की बात करें, चाहे हम लोग आई एफ की बात करें, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहीं से इन सेंटर की एक डेफिनेशन और निकल कर आती है। वो डेफिनेशन क्या है कि त्रिभुज के अंदर ऐसा कौन सा बिंदु होगा जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से, भुजा बीसी से भी, भुजा एसी से भी और भुजा एबी से भी समान दूरी पर स्थित होगा, वो कहलाएगा अंतः केंद्र। भाई आईडी क्या है, आईडी जो है वो भुजा बीसी से आई की डिस्टेंस है, आईडी जो कहलाएगा वो कहलाएगा भुजा बीसी से केंद्र आई की दूरी। अच्छा, आई ई क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा सर भुजा एसी से केंद्र आई की दूरी। और उसी तरीके से मुझे बताइए आई एफ क्या कहलाएगा,
आई एफ कहलाएगा भुजा ए बी से केंद्र आई की दूरी, ये आई एफ कहलाएगा। ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि इन तीनों का मान किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पे स्थित होगा, उसका नाम होता है इन सेंटर अंतःकेंद्र। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि इन सेंटर की दो डेफिनेशन हो गई। कौन कौन सी? पहली डेफिनेशन हो गई भाई कि इन सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों का, एंगल बाइसेक्टर्स का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इन सेंटर जो होगा त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु होगा जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पे स्थित होता है। हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, आगे भी आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। तो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पे स्थित कौन सा बिंदु कहलाएगा? अंतःकेंद्र कहलाएगा। तो ये इन सेंटर के बारे में बातें थी। एंगल्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि एंगल ए आई सी कितना हो जाएगा 90 प्लस b/2। उसी तरीके से ए आई बी कितना हो जाएगा 90 प्लस c/2। क्वेश्चंस करेंगे, ये हर एक पॉइंट आपके बहुत अच्छे से काम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। जैसे हम लोगों ने इन सेंटर पढ़ा है, स्मॉल आर के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, स्मॉल आर। अच्छा एक बात और, स्मॉल आर को निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं, वो नॉर्मल हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे होंगे तब पढ़ लेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो स्मॉल आर होती है वो क्या शो कर रही है? भुजाओं से केंद्र की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भैया आपका परिकेंद्र। अगला आप लोग लिखिएगा सर्कम सेंटर, या जिसे हम लोग बहिष्ठ केंद्र भी बोलते हैं, बहिर्केंद्र एक ही बात है। परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर। तीसरा पॉइंट चल रहा है, पहला क्या था? केंद्र यानी कि सेंट्रोइड। सेकंड क्या था? इन सेंटर यानी कि अंदर केंद्र। तीसरा क्या है? परिकेंद्र सर्कम सेंटर। परिकेंद्र देखिए क्या होता है, कोई भी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं सामने वाली भुजा पर एक ऐसा लंब डालूं, ये लंब है 90 डिग्री का सिंबल है, जो कि सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में भी बांटे, परपेंडिकुलर भी है और सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम तो सर मीडियन भी करती है, माध्यिका भी करती है। क्या अंतर हुआ फिर इसमें और उसमें? इसमें और उसमें ये अंतर हुआ कि माध्यिका कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, पर ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब इसे बोलेंगे हम लोग लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। बी से मैंने ड्रॉ किया, 90 के एंगल के साथ साथ सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा भी। सेम केस सी से ही मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, तो 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। तो ये आ गए 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, 3 लंब समद्विभाजक। तो इन तीनों लंब समद्विभाजकों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा, वही आपका कहलाएगा परिकेंद्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो डेफिनेशन में एक बार रिपीट कर देता हूं, जो लोग नोट कर रहे हैं सुन लीजिएगा। त्रिभुज की तीनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर, परिकेंद्र कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी एंगल्स के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। कौन सी बातें? देखो एक बार फटाफट से देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है एंगल सर बी ओ सी, दिखाई दे रहा है? तो एंगल बी ओ सी जो होता है, अब देखिए बी ओ सी में मैं बी और सी काम में ले चुका हूं, तो यहाँ पर जो भी आएगा ए से रिलेटेड आएगा। तो एंगल बी ओ सी जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल ए का डबल होगा। एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो 100 कहलाएगा, 70 है 140 कहलाएगा, 10 है तो 20 कहलाएगा। तो एंगल बी ओ सी कितना आएगा आपका? एंगल बी ओ सी आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। इसी तरीके से दो और बन सकते हैं, कौन कौन से देखें फटाफट से। एक ये भी तो बन सकता है जैसे पहले बनाया था हम लोगों ने, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी बताइए सिमेट्री से क्या आएगा? सर आपने यहाँ पर ए और सी काम में ले लिया तो बी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एंगल ए ओ सी कितना आएगा भाई? ट्वाइस ऑफ एंगल बी आएगा। और यदि मैं आगे बढ़ूँ तीसरे की बात करूँ, तीसरा मुझे बताइए ये वाला आना ही आना, थर्ड ये वाला एंगल काम में आएगा। क्या एंगल है ये? सर ये एंगल है एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा बताओ? एंगल ए ओ बी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ये तीनों पढ़ लिए। देखिए एंगल्स के बारे में मैंने आपको सेंट्रोइड यानी कि केंद्र के अंदर नहीं बताया, क्योंकि उसके अंदर एंगल्स के बारे में ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। पर इन सेंटर अंत्य केंद्र के अंदर मैंने बताया, सरकम सेंटर परिकेंद्र के अंदर मैं बता रहा हूँ। अंत्य केंद्र के अंदर क्या बताया था? 90 प्लस a/2 किस में आता है? इन सेंटर में आता है।
अच्छा, ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी किस में आएगा? सरकम सेंटर परिकेंद्र में आएगा। तो एंगल्स वाली बात भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगल के अलावा और क्या है इसमें? एंगल के अलावा और क्या है ये भी सुनो भाई। वापस मैंने ट्राइंगल बनाया यहां पर। अच्छा, ये जो है ओ जो है आपका सरकम सेंटर है, परिकेंद्र इस बार, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इन सेंटर के अंदर बनाया था कि अंत्य केंद्र के अंदर सेंटर को केंद्र मानकर यदि मैं सर्किल बनाऊं तो वो सर्किल कैसा बनता है? अंदर बनता है, अंत्यवृत्त कहलाता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। उसी केस में कुछ यहां पर भी ऐसा ही है कि यहां पर अगर इसको आप सेंटर मान के सर्किल बनाओगे, सेंटर मान के अगर आप सर्किल बनाओगे तो वो जो सर्किल होगा वो बाहर से बनेगा और तीनों की तीनों वर्टेक्स, तीनों की तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। और ये सर्किल चूंकि बाहर बन रहा है इसलिए हम लोग इस सर्किल को क्या बोलते हैं? परिवृत्त, बाह्य वृत्त, यानी कि सरकम सर्किल, ये परिवृत्त कहलाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें स्मॉल आर था, ऐसे इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कैपिटल आर। कैसे भाई? ओ को अगर मैं ए से मिला दूं, ओ को यदि मैं ए से मिला दूं तो ये रेडियस कहलाएगी, जिसे मैं बोल देता हूं फिलहाल कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर हम लोग छोटे वाले वृत्त के लिए काम में ले चुके हैं। सर एक काम करो, फिर ओ से बी को भी मिला दो। बिल्कुल मिलाओ भाई। ओ से अगर मैं बी को मिलाऊं तो ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल आर कहलाएगा। ओ से अगर मैं सी को मिला दूं तो ये भी क्या कहलाएगा भाई? ये भी कैपिटल आर कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी भी एक सेकंड डेफिनेशन मौजूद होती है, जैसे कि अंत्य केंद्र के अंदर दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक तो एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, और सर भुजाओं से समान दूरी पे होता है। तो इसके बारे में सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? ओ जो है वो वर्टेक्स यानी कि केंद्र से सेंटर जो होगा वो इसके शीर्ष से समान दूरी पर स्थित है। तो ओ ए से जितना दूरी पर है उतनी दूरी पर ओ बी से भी है, उतनी ही दूरी पर ओ सी से भी है। तो सेकंड डेफिनेशन ये होगी कि त्रिभुज के अंदर ऐसा कौन सा बिंदु होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। तो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर कौन सा पॉइंट आएगा आपका? परिवृत्त का अंदर परिकेंद्र कहलाएगा। तो परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होगा। ये वाली बात समझ में आ गई? दोनों डेफिनेशन क्लियर रखना, दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला कौन सा था? भुजाओं से समान दूरी पर कौन होगा? जल्दी बताओ। भुजाओं से समान दूरी पर कौन होगा भाई? अंत्य केंद्र होगा। और शीर्षों से समान दूरी पर क्या होगा? परिकेंद्र कहलाएगा। तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई, एंगल्स हमें पता लग गए, ये होते हैं परिकेंद्र के बारे में छोटी छोटी बात है। और अगला पॉइंट सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। देखिए इनको नोट कर लेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि किस पॉइंट में मैंने क्या आपको खूबियां बताई हैं। जिस पॉइंट के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो केवल उसी तक सीमित है। जैसे कि बताया था कि केंद्रक जो होता है 2:1 में बांटता है, ऐसा अंत्य केंद्र या परिकेंद्र नहीं करेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज की बात करूं उसके इसमें तो सारे के सारे पॉइंट्स सेम होंगे, वो काफ़ी आगे की बात होगी। पर जो प्रॉपर्टी जिसके अंदर लिखाया गया वो केवल उनके अंदर फॉलो करना है, इसीलिए आप लोग सभी को सेपरेटली नोट कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। बहुत छोटा सा, इसके अंदर कोई खास बात है नहीं। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले सुनिएगा सभी आप लोग कि ऑर्थो सेंटर बनेगा कैसे। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? हम लोग अगर शीट्स यानी कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लंब खींचें, जैसे कि मैंने एडी खींचा हुआ है, जिस तरीके से मैंने बी खींचा हुआ है, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सी एफ डाला हुआ है, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों परपेंडिकुलर्स जो होंगे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें और पहले वाले केस में डिफरेंस है। क्या? पहले वाले केस में 90 होने के साथ साथ सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड कर रहा था, पर इस वाले केस में केवल और केवल 90 डिग्री है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। तो उस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, अगेन मैंने उसको सपोज कीजिए ओ मान लिया, तो ये ओ आपका क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा आपका लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ये लंब केंद्र कहलाएगा। बातें समझ में आई? क्या होता है लंब केंद्र? डेफिनेशन में लिखा देता हूं, त्रिभुज के तीनों लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु, त्रिभुज के तीनों लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री परपेंडिकुलर्स इज कंसिडर्ड एज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहलाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे इसमें केवल एक एंगल वाली बात जानने लायक है। कौन सी एंगल वाली बात? जैसा कि हम लोग पिछले 2 बार से जान रहे हैं,
सुनिए सभी एक बार, मुझे सपोज कीजिए एंगल BOC पता करना है, ये BOC कितना आएगा। तो एंगल BOC ऑर्थो सेंटर के अंदर क्या होता है, ये होता है, देखिए B और C काम में ले चुका हूं, तो A के ऊपर कंफर्मेशन आना चाहिए 180 माइनस ए। एंगल BOC कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ए आएगा भाई, ये एंगल BOC है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं एंगल AOC की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, एंगल AOC, मुझे बताना फटाफट से एंगल AOC कितना आएगा। एंगल AOC आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस, जैसा कि आप A और C को काम में ले चुके हैं, तो B आना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, 180 डिग्री माइनस कितना आ गया, B आ गया। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या बचा हुआ है, देखो फटाफट, ये बचा हुआ है सर एंगल AOB। एंगल AOB कितना आएगा, एंगल AOB, एंगल AOB आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस एंगल C। एंगल AOB आ जाएगा सर 180 डिग्री माइनस एंगल C आ जाएगा। नोट कीजिए फटाफट से उसको एक बार। देखिए तीनों केसेस में एंगल्स आपको पता लग चुके होंगे, इन सेंटर में भी, सरकम सेंटर में भी और ऑर्थो सेंटर में भी। 90 प्लस A/2, 90 प्लस B/2 किसके अंदर कहानी बताई गई थी, ये बताई गई थी आपको इन सेंटर अंत केंद्र में। अच्छा, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ C किसमें बताया था, बताओ जल्दी से, परिकेंद्र में, सरकम सेंटर में। और ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र में क्या होता है भाई, सीधे सीधे हो जाता है सर 180 माइनस A, 180 माइनस B और 180 माइनस C। और आपने सेंट्रोइड के अंदर कोई एंगल नहीं बताया था, तो सेंट्रोइड में आपको याद भी नहीं करना है, कर पाएंगे सारी बातें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, ये तो मैंने आपको चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए, ये किसी भी ट्रायंगल में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर ही पढ़े थे, और उसमें पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। तो कोण के आधार पर ट्रायंगल हमने 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़े थे, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों की तीनों एंगल लेस देन 90 होते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया था राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। फिर आपको पढ़ाया गया था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जिसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अभी हम लोग ट्रायंगल्स के जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखिएगा आप लोग सभी, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में कौन कौन सी बातें जो जनरली हम लोग जानते हैं, वो बातें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोई भी समबाहु त्रिभुज जो होता है, देखिए हिंदी में तो नाम बिल्कुल क्लियर है, इंग्लिश में भी क्लियर होता है, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं सेम हो। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों भुजाएं सेम होगी, सपोज कीजिए मैंने तीनों भुजाओं को क्या मान लिया, स्मॉल x मान लिया, तीनों की तीनों डायमेंशन जो है वो सेम है, तीनों को स्मॉल x मान लिया, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका पैरामीटर कितना आएगा बताइए, परिमाप। भाई पैरामीटर तो किसी भी आकृति का सभी भुजाओं का योग होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पंचभुज हो, पेंटागन हो, कोई भी आकृति आपको दी गई है उसकी सभी साइड्स का अगर मैं सम कर दूं तो क्या आ जाएगा, फिर परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल है, 3 साइड है, फिलहाल तीनों इक्वल है, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा आपका 3x, या फिर 3 इंटू भुजा, भुजा कुछ भी होगी, भुजा का 3 गुना क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए जो एरिया आता है भाई, इसके लिए जो क्षेत्रफल आता है वो भी यूनिक है। इसका एरिया कितना आता है जल्दी बताइए, √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी x का, फिलहाल मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि मैंने साइड को क्या मान रखा है, x मान रखा है। आप साइड को स्मॉल a स्मॉल b मानेंगे तो उसके हिसाब से स्क्वायर कर सकता है, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, √3/4 x², पैरामीटर कितना आएगा, 3x आएगा। ये सब बातें सभी को पता होंगी। एक बात और पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम है तो इसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं। आपको मैंने बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये भी आपको मैं लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, 180 डिग्री के अंदर तीनों एंगल अगर आपके सेम हो गए तो 180 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 180 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एक एंगल कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, हर एंगल 60 डिग्री होगा। एरिया आएगा √3/4 x², पैरामीटर आएगा 3x। अब आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, अगेन मैंने यहां पर एक संभावित त्रिभुज ड्रॉ किया है, ए बी सी एक संभावित त्रिभुज है। संभव मतलब सारी भुजाएं क्या होगी, सेम होगी। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से ए से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सामने वाली भुजा पर उसका लंब कहलाएगी 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी, संभव त्रिभुज की हाइट। और ये जो है ये इसकी साइड है, यानी कि भुजा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको संभव त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए वो ये होती है कि संभव त्रिभुज की हाइट और उसकी साइड, ऊंचाई और भुजा का जो रेशो आता है वो रेशो आता है √3:2। हाइट और साइड का रेशो कितना आएगा भाई, हाइट और साइड का जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा √3:2। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। विजुअल है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइट और साइड का रेशो, इसको और जूम कर देते हैं, अभी शायद ज़्यादा क्लियर होगा। हाइट और साइड का जो रेशो है वो रेशो आएगा आपका √3:2, √3:2 आता है। कैसे आता है, आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपको काम में लेना पड़ेगा। ये एंगल मुझे पता है भाई 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब h, कर्ण का मान ये है, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ये भुजाई तो है, तो हाइट और भुजा का रेशो कितना आ जाएगा, साइन 60 आएगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। हमें मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि रेशो कितना आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट पता है और आपसे मैं डायरेक्टली पूछ बैठूं कि भाई इसका एरिया बताओ, एरिया कितना आएगा, तो हाइट मुझे पता है, एरिया मुझसे पूछा गया है। अभी जो मैंने आपको एरिया बताया वो किसके बेसिस पर बताया, भुजा के आधार पर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा पता होगा तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाइट पता है तो हाइट वाले केस में एरिया निकालना और भी आसान है भाई। एरिया होता है h²/√3। ये सब बातें किसके अंदर चल रही हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। h²/√3 किसका एरिया आता है, h²/√3 सर एरिया आएगा समबाहु त्रिभुज का। कब, जब आपको हाइट पता होगी। तो काफी बार बोल देता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बताइए इसका एरिया कितना आएगा, कितने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्यों आप पहले हाइट से साइड निकालोगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सीधे मुझे हाइट से फॉर्मूला निकालना आता है, एरिया निकालना आता है, तो वो आएगा आपका h²/√3। तीसरा फॉर्मूला देखिएगा, थर्ड, तीसरी बात जो आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर पता होना चाहिए, इसके अंदर यदि मैं एक अंत्यवृत्त बनाऊं स्मॉल r जिसकी रेडियस होगी, इसके अंदर यदि हम लोग कोई इन सर्किल ड्रॉ कर दें इस तरीके से जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उसकी जो रेडियस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्मॉल r कहलाएगी। तो स्मॉल r का मान निकालना आपको पता होना चाहिए। स्मॉल r क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, स्मॉल r होता है समबाहु त्रिभुज में या तो भुजा अपॉन 2√3 या फिर h/3। समझ रहे हैं आप लोग, स्मॉल r का मान कितना आएगा, भुजा बाय 2√3 या फिर h/3। ऊंचाई पता है तो स्मॉल r निकालना बहुत ही आसान है। 12 सेंटीमीटर हाइट है तो स्मॉल r यानी कि अंत्यवृत्त की रेडियस का मान कितना आ जाएगा, 12/3 आपका 4 सेंटीमीटर। और अगर आपको साइड पता है तो साइड डिवाइड बाय 2√3 आपको करना पड़ेगा। यहाँ से भी देखिए हाइट और साइड का रेशो निकाल सकते हैं। भुजा बटे में आएगी 3 ऊपर जाएगा, √3 से 3 √3 बार कैंसिल होगा, तो ये भी कितना आ गया, √3/2 आ गया, स्मॉल r का मान आ गया। अच्छा सर, जिस तरीके से स्मॉल r निकाला, क्या उस तरीके से कैपिटल R भी निकालना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। कैपिटल R कितना आएगा, 4 पॉइंट सुनिएगा आप लोग। कैपिटल R जो आता है इसके लिए वो आता है या तो साइड बाय √3 भुजा बटे √3 या फिर 2h/3। ये कितना था, h/3, ये कितना है 2h/3, मतलब कि डबल हो गया। यानी कि कैपिटल R जो आएगा वो स्मॉल r का क्या आएगा, डबल आएगा। तो ऐसा हम लोग 5th पॉइंट के अंदर भी पढ़ सकते हैं। कैपिटल R कैसे बनेगा, जब मैं बाहर कोई सर्किल बनाऊंगा इस तरीके से, ये कैसा भी आप लोग सर्किल बना लीजिएगा जो कि तीनों की तीनों वर्टेक्स को, शीट्सों को स्पर्श कर रहा है, सर्किल बनेगा। तो उसका जो कैपिटल R आएगा वो कितना आएगा, 2h/3 आएगा। 5th पॉइंट जो आपको समझना है यहाँ पर वो ये समझना है कि समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशो आता है 1:2। अब ये भी देखा ना हम लोगों ने, ये h/3 था, ये जो था वो h/3 था, ये कितना है 2h/3, डबल हो गया ना वो। तो कैपिटल R और स्मॉल r का रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि समबाहु त्रिभुज में अंत्यवृत्त की त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, आप कह सकते हो सर डबल ही तो आएगी। तो 24 का डबल कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। या बाहर वाला अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए 56 सेंटीमीटर,
तो अंदर वाला क्या हो जाएगा फिर 56 का हाफ हो जाएगा। उस तरीके से आप लोग स्मॉल आर से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर निकाल सकते हो। 6 पॉइंट देखिएगा। अच्छा, अभी तक तो मैंने दोनों सर्किल की रेडियस की बात की है। ये जो दोनों सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी रेडियस की बात की है। अगर कहीं मैं इनके एरिया की बात आपसे करूं, क्षेत्रफल की बात आपसे करूं, तो उनका रेशो कितना आएगा वो देखें एक बार। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर रेशो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल आर मतलब छोटे वाले वृत्त का एरिया और कैपिटल आर वाले केस में बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो इनका जब मैं अगर रेशो लूंगा तो सबसे पहली बात देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ है स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का मान अगर 1 है, 1 अगर मैं रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो उस केस में मुझे कैपिटल आर का मान कितना रखना पड़ेगा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। रेशो आ गया भाई आपका 1:4। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, जो एरियाज का रेशो आएगा, वो रेशो आएगा बच्चों 1:4। तो ये सब बातें समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए थी स्टार्टिंग से। ये कुछ बातें तुमको पता थी जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। देखिए फटाफट से क्या क्या बातें आपको पता थी। आपको ये सब बातें पता थी कि जो एरिया आएगा वो आएगा √3/4 एक्स स्क्वायर। जो पैरामीटर आएगा वो कितना आएगा आपका 3x आएगा। उसके अलावा अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़ा है। कौन कौन से वापस देखें एक बार। एक तो हाइट और साइड का रेशो कितना आएगा, हाइट और साइड का जो रेशो आएगा वो रेशो आएगा √3:2। वो रेशो आपका √3:2 आएगा। एरिया कितना आएगा h²/√3 अगर आपको हाइट का मान पता है। ठीक है। स्मॉल आर का मान कितना आएगा भुजा/2√3 या फिर h/3। कैपिटल आर कितना आएगा भाई भुजा/√3 या फिर 2h/3। इन दोनों में से किसी भी एक को याद कर लेना। अगर आपने छोटी वाली रेडियस याद की है तो बड़ी वाली रेडियस उसका डबल हो जाएगी, और अगर आपने बड़ी वाली रेडियस याद की है तो छोटी वाली रेडियस उसका हाफ हो जाएगी। पांचवा केस क्या था, पांचवा केस ये था सर दोनों की दोनों रेडियस का जो रेशो है स्मॉल आर का कैपिटल आर से, वो रेशो होता है 1:2। इसके अलावा जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा छोटे वृत्त का बड़े वृत्त के साथ, वो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा 1:4 आएगा। ये सब बातें पता लग गई। तो आज की क्लास में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट, जो भी आपको थ्योरी बताई है ना, ये सब बातें रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि प्रैक्टिस सेट में ये सब बातें आप लोगों के काम आए। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि बाकी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप लोग सभी। थैंक यू।